तो हाय गाइस। तो इन दिस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, सेट ए जो एसपीएम है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, उसके हम Jan 26 के लिए अमेंडमेंट कवर करेंगे। तो मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है अपने चैनल पे भी एंड ड्राइव लिंक के अंदर, जिसमें सारी September 25 से लेके Jan 26 के अमेंडमेंट्स कवर्ड है। September 25 की जो वीडियो है ना अमेंडमेंट से रिलेटेड, दैट आई कवर्ड सेपरेटली एक वीडियो के अंदर है। आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑल्सो। इस वीडियो के अंदर मैं क्या अटेम्प्ट एक्सप्लेन करूंगा कि Jan 26 की अमेंडमेंट्स जो पेज नंबर 10 से लेके 15 तक थी, एंड ऑन पेज नंबर 17 एंड 18, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंटर। मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। विद स्टडी मटेरियल में कहाँ पे आपको लोकेट करना है, कैसे आपको इरेज करना है, क्या वर्ड ऐड करना है। आई लोकेट यू गोइंग टू पेज नंबर 10। Starting with this is the Jan 26 amendment in SEBI LODR, and you can see on page number 1.56 कि 1.56 के अंदर अमेंडमेंट है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे वन सेबी चैप्टर के अंदर। 1.56। सबसे पहले एक अमेंडमेंट जो हमारी आई है वो है रिलेटेड टू दिस पार्ट हेयर, Regulation 5 and 6। फर्स्ट वन इज Regulation 5, एक न्यू प्रोवाइजो ऐड करना है। जो ये वाला प्रोवाइजो नीचे दे रखा है ना, दिस प्रोवाइजो नीड टू बी एडिट। अगर आपके पास ये फाइल है तो आप फाइल के अंदर मेंशन कर लो जैसे मेंशन है, आपको आइडिया कर लेना सामा कि कहाँ पे है। अगर आप यहाँ से ढूंढने जाओ तो आपको आइडिया हो कि एक अमेंडमेंट भी है यहाँ पे। तो एक मेंशन कर लेना कि पेज नंबर 5 में या कौन से पेज नंबर 10 पे, यहाँ पे जैसे एल राइट कि आपको कैसे करना है ना। आइदर इफ यू हैव सब टाइम, अगर आपके पास स्टिल अगर कल का टाइम है तो आप यहाँ लिख सकते हो एक स्टिकी नोट के अंदर। अदरवाइज ये पेज 5 ऐसे, यहाँ पेज 10 जैसे है, यहाँ रेफर कर दो। पेज 10 पे एक अमेंडमेंट है। सो अगर कुछ आता है तो यू कैन रेफर। अब जैसे यहाँ पे आई तो इसमें क्या अमेंडमेंट है, प्रोवाइडेड एट द KMP डायरेक्टर प्रमोटर्स एंड promoter group or other person dealing with the listed entity shall disclose to a listed entity all the information that is relevant and necessary for the listed entity to ensure with the applicable laws। ये ना थोड़ी सी एक MCQ है, थोड़ी सी उससे भी इंपॉर्टेंट बन सकती है कि अब KMP डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स या उनके जो भी ग्रुप है ना, उनको सारी इंफॉर्मेशन अपनी डिस्क्लोज करनी है, रेलेवेंट जो भी उनसे रिलेटेड है, जो सो एप्लीकेबल लॉज को कंप्लायंस करने के लिए। और पहले क्या था, लिस्टेड इंश्योर के एमपी फैनी असाइन टू दिस रेगुलेशंस, मतलब जनरल ऑब्लिगेशन थी। अब यहाँ पे मतलब एक ऐड किया गया कि ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट एंड नेसेसरी डिस्क्लोज करनी है लिस्टेड एंटिटी को, जो भी उन्हें लग रहा है कि दैट इज रिलेवेंट एंड नेसेसरी। नेक्स्ट क्या है, Regulation 6 के अंदर पेज 1.56 के अंदर ही अब इसके अंदर क्या है, कंप्लायंस ऑफिसर से रिलेटेड अमेंडमेंट हुई, एडिशन हुई है कि यहाँ पे प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड दैट द कंप्लायंस ऑफिसर। अब इसके अंदर क्या अमेंडमेंट हुई है हमारी, प्रोवाइडेड दैट द कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी द ऑफिसर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, shall not be more than one level below the board director, and shall be designated to the KMP एंड शैल बी डेजिग्नेटेड एट द KMP। तो इसमें एक ये ध्यान रखना, ये ना MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर कुछ आता है ना कि जो कंप्लायंस ऑफिसर है, एक तो ये एक लेवल बिलो नहीं होना चाहिए, एक लेवल से ज्यादा, BOD के इक्विवेलेंट होल टाइम एम्प्लॉय, एक तो ये होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए ये ऑफिसर। और सेकंड चीज कि एक लेवल BOD से नीचे ज्यादा भी नहीं हो सकता, कि इसको भी इसके पास भी एडुकेट पावर्स होनी चाहिए, मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है। और नेक्स्ट है इसको हमें डेजिग्नेट करना है KMP। एक ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। और हमारा कंप्लायंस ऑफिसर, एक चीज और ध्यान रखना कि एज रेगुलेशन अगर जैसे ना पढ़ी हो तो कंप्लायंस ऑफिसर होता कौन है, क्वालिफाइड कंप्लेंट सेक्रेटरी। और इसके अंदर ना एक और अमेंडमेंट इन द सेंस एक्सप्लेनेशन डिफाइन करी थी कि हु इज दैट, मतलब कि कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा। रेगुलेशन दिस वन क्लैरिफिकेशन इफ विल गो टू ना पेज नंबर 14, दिस इज ऑल्सो एन की जो अमेंडमेंट मैं बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा हुई है कि दिस वाइड सर्कुलर इट इज क्लैरिफाइड दैट द लेवल used in this regulation refers to the position of the compliance officer in the organization structure of the listed entity. Therefore, one level below the board of director means one level below the managing director or the whole-time director who are part of the POD of the listed entity. This will be in line with the 2(1) of the LODR regulation and read with section 251 of the Companies Act. Now, in a listed entity, if in case a listed entity does not have a managing director or a whole-time director, then the compliance officers cannot be more than one level below the CEO or the manager or any other person heading the day-to-day affairs of the listed entity। तो मतलब ये ना ये कह रहा है कि एक तो क्वालिफाइड CS होना चाहिए, CS के पास भी एडिक्वेट पावर्स होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि उसको कोई भी इन्फ्लुएंस कर दे। तो तभी उसको बोला है कि ये कौन होना चाहिए, कि ऊपर वाले में तो MD
या फिर होल टाइम डायरेक्टर, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, इसके बिलो एक लेवल बिलो हो सकता है वहां पे। मींस वन लेवल बिलो दिस लेवल, इसके लेवल उनके एंटिटी के अंदर जो भी इससे एक लेवल नीचे होगा ना, मैक्सिमम वहां तक हो सकता है सीएस, मतलब जो कंप्लायंस ऑफिसर। एक ये चीज है, बस ये डिफाइन किया है कि वन लेवल बिलो कौन होता है। तो ये वाली अमेंडमेंट ना थोड़ी सी कवर अप कर लेना कि कौन होता है और उसमें क्या था। सो दैट कैन भी, मतलब कि थोड़ा पूछ सकते हैं उसमें। नेक्स्ट इज, अगर हम वापस उस पे आते हैं, अपने पेज नंबर 10 पे थे हम। सो दीज टू अमेंडमेंट वी आर डन। सो नाउ नेक्स्ट अमेंड, मतलब ऐसी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है, बहुत यू विल कवर इन वेरी लेस टाइम। नेक्स्ट इज इन दिस आफ्टर रेगुलेशन न्यू 1.56 ओनली। कि अब इसी के बाद ना एक और कंप्लायंस ऑफिसर से रिलेटेड एक और की गई है, वन भी ऐड किया गया आफ्टर दिस, इंसर्ट करना है। अब इसमें क्या किया है, एनी वैकेंसी in the office of the compliance officer of such listed entity in respect of its resolution plan under section 31 of IBC has been approved shall be filed within the period of 3 months। अगर किसी इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर कोई अप्रूव्ड हो गया है वो चीज, तो उस केस में कंप्लायंस ऑफिसर जो लिस्टेड एंटिटी का है, तो उसको क्या करना है, शेल बी फाइल्ड विद इन, अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है इन द ऑफिस ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, अगर कोई कंप्लायंस ऑफिसर छोड़ के चला जाता है और उसे लिस्टेड एंटिटी का जिसका रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी कोड अप्रूव हो गया है, तो उसमें क्या करना है, उसको विद इन 3 मंथ्स ऑफ सच अप्रूवल वैकेंसी को फिल करना है। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड इन दैट सच इंटरिम सच लिस्ट एंटिटी शेल नॉट लेस देन वन फुल टाइम के एम पी मैनेजिंग इट्स डे टू डे अफेयर्स। अब इसमें क्या करना है कि उससे एक फुल टाइम के एम पी तो जरूर होना चाहिए जो डे टू डे अफेयर्स को कर रहा हो। ऐसा नहीं हो कि कोई भी के एम पी नहीं हो, क्योंकि अगर ये भी नहीं हुआ तो वो एक के एम पी, हम उसको कंप्लायंस ऑफिसर को भी के एम पी डिजाइन डेजिग्नेट करते हैं, तो वो भी कोई भी नहीं होगा। तो विद इन 3 मंथ्स हमें अप्रूवल के असाइन करना पड़ेगा, शेल बी फिल्ड सच वैकेंसी। वो, और उस ये अमेंडमेंट को जो भी एडिशन हुई है वो यहाँ पे इसको ऐड कर लेना बस, जस्ट दैट। वहां पे एक ऊपर ऐड करनी है और एक नीचे यहाँ पे ऐड करनी है हमें। नेक्स्ट इज पेज 1.57 के अंदर, विल गो टू पेज 1.57, रेगुलेशन 13(3) है दिस। अब इसमें क्या कर रखा है, द लिस्टेड एंटिटी शेल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस डिटेलिंग द रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। इन्वेस्टर की कोई भी कंप्लेंट्स या कुछ भी आती है, उसको विद इन द टाइमलाइंस एंड विल बी प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड। अब उन्होंने बस इतनी अमेंडमेंट कर दी है कि टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करेगा बोर्ड। दो की पहले जो कि ये ना विद इन 21 डेज ऑफ ईच क्वार्टर ये प्रिस्क्राइब थी, अब उन्होंने क्या किया कि उसको सब्सटीट्यूट कर दिया कि अब टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करेगा वहां पे बोर्ड, कि आपको कब करनी है। क्वार्टरली बेसिस पहले था कि गिविंग इन्वेस्टर कंप्लेंट्स एट द एंड ऑफ क्वार्टर की जितनी आएंगी डिस्पोज ऑफ वो सब। तो बट इसके अंदर अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि लिस्ट उनमें फाइल करनी है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली, और वो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट इज वन, ये भी इतनी छोटी सी, इतनी कोई मटेरियल नहीं है ये वाली। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 17 1.51 पेज नंबर पे, 1.5 नंबर पे, बोर्ड मीटिंग्स वाला है ये वाला। यस। अब इसके अंदर क्या हुई है ना कि बोर्ड मीटिंग्स, ये देख लो ये रहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलेशन 17 के अंदर क्या हुआ है, बोर्ड मीटिंग जो पहले करनी होती थी और इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड को देनी होती थी, तो उसमें क्या था कि द बोर्ड शेल एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, उनको 4 साल एक मीटिंग करनी पड़ती थी विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज बिटवीन टू मीटिंग्स। अब इन्होंने बस उनको क्या किया कि जहां भी इन्होंने ना कई जगह वर्ड, जहाँ ईयर वर्ड गिवन है ना, इन अ ईयर, तो उन्होंने उनको क्या किया, फाइनेंशियल वर्ड ऐड कर दिया। फाइनेंशियल, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया। ये जो देखोगे यहाँ पे कि द आफ्टर द वर्ड 4 टाइम्स इन द ईयर, दिस फाइनेंशियल वर्ड शैल बी एडेड, एंड आफ्टर द वर्ड्स बिटवीन एनी टू एंड बिटवीन द वर्ड द सिंबल द वर्ड कॉन्सिक्यूटिव। तो यहाँ पे जो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग, कॉन्जिक्यूटिव, तो यहाँ पे बस ये है कि दो कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग के बीच का गैप होना चाहिए, जस्ट क्लैरिफिकेशन उस पर्पज से की है इन्होंने, एक ही एक फाइनेंशियल ईयर में और विद इन टू कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के अंदर। सो एक इतनी अमेंडमेंट भी डन होगी। नेक्स्ट इज, ये वाला पार्ट भी मैं थोड़ा सा कर लेना, मे बी थोड़ा एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से जल्दी आपको रिकॉल हो जाएगा बहुत जल्दी कि 4 4 मीटिंग्स एंड ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 1.66। नो, अब इसके अंदर भी जैसे यहाँ पे शेल उन्होंने क्या किया था, शेल मीट इन अ फाइनेंशियल ईयर अगेन, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और टू कॉन्जिक्यूटिव।
पेज नंबर ऑडिट 1.66, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी के अंदर यहाँ पे भी कि ऑडिट कमेटी को भी एटलीस्ट 4 टाइम्स विद इन 120 दिन के अंदर करना था। कि 120 दिन के अंदर उन्हें 2 मीटिंग्स करनी थी 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स करनी है, दो कोई भी मीटिंग नहीं, 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के अंदर। ये भी रेगुलेशन दिस पार्ट ऑल्सो डन नाउ इन रेगुलेशन 19(3)(a). रेगुलेशन 19 अब इज ऑन आगे। ये रहा रेगुलेशन 19(3)(a) है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। अब इसमें ना बस क्या होता है कि वो जैसे वहां पे 120 दिन का होता है ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है एटलीस्ट वंस अ ईयर। अब वंस अ फाइनेंशियल ईयर, जस्ट दैट फाइनेंशियल ईयर का चेंज है। नेक्स्ट ऑल्सो कि इन स्टेक होल्डर की जो रिलेशनशिप कमेटी है वहां पे भी ये सिमिलर चेंज है, यहाँ पे इन अ फाइनेंशियल ईयर कर देना। और एक नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी उनको भी एटलीस्ट इनको ट्वाइस मिलना है, 2 बार इन अ फाइनेंशियल ईयर। इनको भी वंस मिलना है एक बार। कि स्टेक होल्डर्स कमेटी को उनको वंस एटलीस्ट वंस मिलना है। तो इससे हमारी ये जो अमेंडमेंट थी ना कि इसमें देखो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल वर्ड, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल। सो इससे हमारी एक ये 3 कवर होगी। नेक्स्ट हमारी आती है सेक्रेटेरियल ऑडिटर 24। ये पेज नंबर हमारे है 1.65 यहाँ पे। अब इसमें क्या किया कि ये जो रेगुलेशन, ये मतलब ये जो डिस्क्राइब थी रेगुलेशन, ये रिमूव कर दिया, अभी इसकी जगह सब्स्टिट्यूट की है। अब वो क्या किया, ये रहा कि इसमें, अब इसमें पढ़ते हैं जल्दी से कि सब्स्टिट्यूट करिए रेगुलेशन 1 को। एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया shall undertake secretarial audit by a secretarial auditor who shall be in a peer reviewed CS firm and shall annex a secretarial audit report in such form as may be prescribed with the annual report of the listed entity। कि लिस्टेड एंटिटी को मतलब क्या करना है कि एवरी लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया उसकी सेक्रेटेरियल ऑडिट होनी चाहिए, which shall be by a peer reviewed secret firm and then shall annex a secretarial audit report। कि एक तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ना ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा करके रखना। क्योंकि एक तो एवरी लिस्टेड करनी है, वो कंपनी पूछ सकता है। मटेरियल अनलिस्टेड करनी है सब्सिडरीज, कौन सी, जो इंडिया में हुई हो खाली। तो वो ना जैसे कई बार ना जैसे पेपर में ना वो 4 वो पॉइंटर्स बोलते हैं कि ये कौन सी कंडीशन हो रही है, तो वो 3-4 रेगुलेशन, 1-2 रेगुलेशन देके मटेरियल, एक और जगह भी आता है मटेरियल अनलिस्टेड। तो उसमें कौन सी है, पहले तो आइडेंटिफाई करो मटेरियल अनलिस्टेड कौन सी है, वो भी इंडिया वाली करनी है। उनको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है और उनको एनेक्स करना है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी के रिपोर्ट में होना चाहिए। नो एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि वहाँ पे सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन होगा, सीएस इन प्रैक्टिस होगा और फर्म होगी उनकी। और नेक्स्ट क्या है, पीयर रिव्यूड सीएस कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हु इज आइदर प्रैक्टिस इंडिविजुअली और सोल प्रोप्राइटर और एज अ पार्टनर ऑफ अ पीयर रिव्यू प्रैक्टिसिंग यूनिट होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पीयर रिव्यू इशूड बाय आईसीएसआई। जो कि फर्म को जैसे नो पीयर रिव्यू उसको सर्टिफिकेट मिल रखा हो। नेक्स्ट इसी में क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड अ लिस्टेड एंटिटी शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल सेक्रेटरियल ऑडिटर फॉर टर्म। जैसे ऑडिटर के लिए होता था ना कि टर्म डिफाइंड होती थी फॉर 5 साल से ज्यादा, इंडिविजुअल है सेक्रेटरियल ऑडिट। फर्म है तो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द एजीएम। जैसे ऑडिटर्स के लिए होता था कि एक इंडिविजुअल है तो उसके लिए 5 ईयर्स की होगी, नहीं और दूसरा है तो 2 ईयर्स की, 5 consecutive years की होगी। तो सिमिलर वहां पे है एजीएम के लिए अगर कोई फर्म है तो सिमिलर अमेंडमेंट, मतलब यही अमेंडमेंट यहाँ पे कवर हुई है कि इसको यहाँ पे रिमूव कर देना और वहां पे मेंशन कर देना कि ये अमेंडमेंट है। नेक्स्ट इज पेज 1.57 के अंदर अपने क्वार्टरली कंप्लायंस में वापस आएंगे। तो अब इसमें क्या दे रखा है कि इन रेगुलेशन 27(2) द लिस्टेड एंटिटी शेल्स द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट टू द रिकॉग्नाइज क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फॉर्म, अगेन वही कि कॉर्पोरेट उन्होंने ना टाइमलाइंस रिमूव करके ना थोड़ी सी ना ये वो करी है कि अब टाइमलाइंस वो प्रिस्क्राइब करेंगे स्पेसिफाइड बोर्ड। Next is again in regulation 33(3), this one financial result here below the listed entity। यहाँ पे भी उन्होंने यही चेंजेस किया था कि एक तो ऐड किया है, इस वाले में तो इंसर्ट करना है कि इन सच केस लिस्टेड एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड हैज बीन अप्रूव्ड shall disclose its financial results within 90 days from the end of the quarter in which such resolution plan was approved, except in case resolution plan has been approved in the last quarter of the financial year।
कि अगर लास्ट क्वार्टर में हो तो आप 90 डेज में मत करना, अदरवाइज आपको 90 डेज फ्रॉम उसके करना ही करना है आपको। और इसमें भी ये वाला भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना एक बार। अब इसमें क्या है कि रेजोल्यूशन प्लान ऑन द सेक्शन दिस शेल बी अप्रूव्ड शेल डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उन्हें क्या करना है, फाइनेंशियल रिजल्ट जो अपने जो लिमिटेड रिव्यूज होते हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सच रेजोल्यूशन इज वॉज अप्रूव्ड। लाइक अगर रेजोल्यूशन मेरा अप्रूव हो गया था अगस्त अगस्त के अंदर, तो इसका क्वार्टर कौन सा आएगा, क्वार्टर हमारे जैसे सितंबर वाला आएगा, सो दैट इज क्वार्टर 2। तो क्वार्टर 2 के अंदर विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सच रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड। अगस्त का क्वार्टर सितंबर में एंड होगा, अब सितंबर का आगे जो हम देखेंगे तो उसका कौन सा आएगा विद इन 90 डेज, अप्रोक्स लगा लो दिसंबर के आसपास, 30 दिसंबर के नियर बाय अप्रोक्स आएगा। तो 90 डेज वी हैव टू काउंट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 1.60। इन्होंने क्या किया है, नोट लेटर देन रेगुलेशन 34(1) 1.60 हेयर। कि उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है कि पहले क्या होता था, एनुअल रिपोर्ट द लिस्टेड एंटिटीज विल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश ऑन द वेबसाइट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सेंड टू द स्टेक होल्डर्स विद द नोटिस ऑफ एजीएम नोट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू द शेयर होल्डर। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, नोट लेटर देन द सब्सटीट्यूट भी ऑन और बिफोर। यहाँ पे उन्होंने बस क्या किया, नोट लेटर देन की जगह ऑन और बिफोर। ठीक है, ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच की कॉपी उनको भेजनी है। नोट लेटर देन मतलब उन्होंने वर्ड थोड़ा वो किया कि ऑन और बिफोर दैट डेट, बस जस्ट दैट। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 1.59, 1 पॉइंट ऊपर ही थोड़ा सा, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फॉर और डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ बुक्स। अगर लिस्टेड एंटिटी शेल गिव इन एडवांस एटलीस्ट, अब 7 वर्किंग डेज का नोटिस होता था, अब 3 वर्किंग डेज का हो गया, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ दिस टू द एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड डेट with the purpose of this, specifying the purpose of record date should be in the following event declaration। किस पर्पस के लिए होगा, हमें बोनस अगर कुछ करना है तो वो सब डिस्क्राइब्ड है। तो ये वाली चीज में ना करके रखना है, क्योंकि 3 डेज और रिकॉर्ड डेट आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होती है कि कब होती है, इश्यू बोनस शेयर कब कर सकते हैं, शेयर अराइजिंग आउट ऑफ डिवेंचर स्प्लिट और एनी अदर कोई पर्पस के लिए भी। तो विद इन 3 वर्किंग डेज करना है बस अब इसको। नेक्स्ट हमने ये भी कर लिया। So this amendment will also we have done 13th 14th। Now the amendment is in FEMA। FEMA में भी जैसे एक छोटी सी अमेंडमेंट है, पे नंबर था 70, यस 1.70। it was on nearby 550 I guess। दूसरी अमेंडमेंट एक यहाँ पे हुई है कि एग्जामिशन पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सॉफ्टवेयर में बी मेड विदाउट फर्निशिंग द डिक्लेरेशन इन द फॉलोइंग केसेस। कि वहाँ पे ना पहले एग्जामिशन थी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हमें कोई डिक्लेरेशन फर्निश नहीं करनी। अब वहाँ पे बस एक और ये ऐड कर दिया गया कि टग बोट ड्रेजर्स वेसल्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग ऑफशोर सपोर्ट सर्विसेज टू देयर री इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। तो यहाँ पे बस ये इसको इंसर्ट कर लेना, अगर कभी आ जाता है तो बस कुछ ध्यान रखना है, कुछ शिप्स कार्गो का कुछ कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी, तो बस वो थोड़ा सा अगर फेमा का कुछ आता है तो ध्यान रखना बस। नेक्स्ट इज एफसीआरए। एफसीआरए के अंदर एक ऐड किया हुआ है, दैट इज इन पेज 2.15, 690 के अप्रोक्स, 690। हम्म अमाउंट नोट टू बी काउंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पहले मतलब इसको एक्सप्लेन कर रखे कि अमाउंट दैट कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस काउंट करेगा। नेक्स्ट था कि नोट टू बी काउंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव की सैलरीज रेम्यूनरेशन और दिस ट्रेनिंग फॉर प्राइमरी एंगेज इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब इसके यहाँ इसके साथ साथ एक सेकंड भी है और इसमें ना थर्ड पॉइंट और ऐड किया है, वो क्या है, प्रोवाइजो ऐड किया है एक। उसमें कि प्रोवाइडेड दैट द एसोसिएशन shall have the option to carry forward the unspent part of allowable administrative expenditure in a financial year to the immediately succeeding financial year for the reason to be mentioned in form FC4। कि जितना बचा हुआ अलाउेबल पोर्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का, वो नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसको बस रीजन मेंशन करने होंगे एफसी फॉर्म सर्टिफिकेट के अंदर, बस जस्ट दैट। दिस इज द अमेंडमेंट ओनली, मतलब जो एडिशन हुई है। नेक्स्ट
दो पार्ट, दो छोटी छोटी और हैं बस खाली, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस वन। इसका पेज नंबर 3.50, IBC। अब इसमें क्या था, मीटिंग्स ऑफ कमिटी, रेजोल्यूशन प्रोविजन में मीटिंग मीट करना चाहिए उसको। ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम मेंबर ही शैल कन्वीन अ मीटिंग इफ द सेम इज मेड बाय कमिटी रिप्रेजेंटिंग 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। रेजोल्यूशन में प्लेस अ proposal received from members in the meeting if he consider and displays the same is made by committee। अब इसके साथ साथ क्या amend हुई है, where where the corporate debtor has any real estate project, the committee may direct the resolution professional to invite competent authority defined in this रेरा, मतलब कि रेरा के अंदर ही था, हाँ, रेगुलेशन एक्ट related to such project to attend such meetings of the committee, and as the committee may decide without voting rights for providing inputs on matter associated with the development of such project। कि उसका कैसे हो सकता है, अगर कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था ना किसी कॉर्पोरेटर के पास, एंड कमेटी अगर वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कुछ ये डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ना कोई एक मतलब पर्सनल वहाँ पे होना चाहिए, जो कमेटी का, तो मतलब कि जो कमेटी होनी चाहिए वहाँ पे जो डिसाइड करे, कि अपने इनपुट्स प्रोवाइड करे कि डेवलपमेंट हम इस प्रोजेक्ट की कैसे थोड़ा बहुत सब कर सकते हैं या क्या ध्यान रख सकते हैं। सो जस्ट एक दिस यहाँ पे एक ऐड हुई है। नेक्स्ट क्या है, 3.50 में यहाँ पे जो भी अभी कमेटी की बात हुई, क्या है इसमें, द कमेटी में डायरेक्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू इनवाइट द प्रोवाइडर्स ऑफ द इंटरिम फाइनेंस टू अटेंड एज ऑब्जर्वर विदाउट द वोटिंग राइट सच मीटिंग ऑफ द कमेटी एज द कमेटी में डिसाइड। कि जैसे ऊपर भी ना उनको वोटिंग राइट नहीं दिया मीटिंग में आने का, मतलब आने का, आप आओ अपना इनपुट दो, अटेंड करो, सिमिलर चीज कि अपने अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, द कमिटी में डायरेक्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशन टू इनवाइट द प्रोवाइडर्स ऑफ द इंटरिम फाइनेंस। जो भी अगर इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइड करे तो वो ऑब्जर्वर्स की तरह काउंट कर सकते हैं विदाउट वोटिंग राइट, कि देख ले कि क्या चल रहा है, कैसे वो चल रहा है मीटिंग, मतलब कुछ जो इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे वहां पे। तो जस्ट दैट, ओनली दिस इज द अमेंडमेंट, मतलब कि फॉर January 26 दैट इज एडिशनली देयर फॉर this attempt January 26, September 25, the remaining amendments that are there in this na ki nidhi amendment, name changes, similar amendments are there, and that is 5 to 10 to 12 minutes video of previous attempt. I'll ping in the description box below, and you can watch that, and in 20, 30, 25 minutes, if you have not done September 25 amendment, then you can cover both the amendments in 20, 25 minutes. So if you will still have any query regarding the same, you can reach out to me in my Telegram channel, CA Vinay Kumar, or in the comments box also. So thanks and all the best for your exam.